नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले यूपी के हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, हरदोई में डंपर और ऑटो रिक्शा की जोरदार भिड़ंत हो गई। रिक्शा और डंपर की जोरदार भिड़ंत से 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है। ई रिक्शा और डंपर की टक्कर से चीख पुकार मच गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। कासिमपुर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हरदोई में डंपर और ऑटो रिक्शा की जोरदार भिड़ंत से ई रिक्शा और डंपर की जोरदार भिड़ंत हो गई है। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बताते चले कि हरदोई में डंपर और ऑटो रिक्शा की जोरदार भिड़ंत, ई रिक्शा और डंपर की जोरदार भिड़ंत से 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। ई रिक्शा और डंपर की टक्कर से मची चीख पुकार। सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती करवा दिया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। कासिमपुर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे कैसे हुआ ये हादसा। हेलो। हाँ जी रजनीश, आपसे जानेंगे कैसे ये हादसा हो गया। जी मैम बताना चाहता हूँ, यह मामला जो है कोतवाली कासिमपुर का मामला है और जहाँ पर 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। ये ई रिक्शा और डंपर की जोरदार भिड़ंत हुई थी, जिसमें ई रिक्शा के खरपच्चे उड़ गए हैं और ई रिक्शा जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर 6 लोगों की मौत हो गई है और बाकी 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। उनकी भी हालत बहुत नाजुक बताई जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश, ये जानकारी हमें देने के लिए। अब खबरें उत्तराखंड से। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर पूरे देश में कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का नाम लेकर भारत की शान सोफिया कुरैशी के बारे में विवादित बात कही गई और उन्हें पाकिस्तानियों की बहन बताया। उसके खिलाफ पीएम को स्वयं कार्रवाई करनी चाहिए। दसमाना ने कहा कि मंत्री को केवल मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करना चाहिए, बल्कि भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से बेदखल कर उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम समझेंगे कि इससे प्रधानमंत्री का भी संरक्षण मिला हुआ है। इस प्रकार की अभद्दी, अनर्गल, गलीज बात उनके कैबिनेट मंत्री ने कही। कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की और आतंकवादियों की बहन बताया विजय शाह ने। बाकायदा एक कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने जिस प्रकार का अभद्र भाषण दिया, उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी जी को स्वयं एक्शन लेना चाहिए। अभी तक इतना समय हो गया, आज की तारीख तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं करना चाहिए केवल, बल्कि उनको भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित करने के बाद उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए और सलाखों के पीछे उन्हें भेजना चाहिए। हरिद्वार में दिशा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बता दें, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जिले के सभी विभागों की कई योजनाओं की समीक्षा भी की गई। बैठक में जिले के तमाम विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गर्मी के मौसम में पेयजल की शिकायतों पर सांसद रावत सख्त नजर आए और अधिकारियों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारियों ने अपनी कार्यशैली नहीं सुधारी तो वो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि 23 मई को दोबारा समीक्षा बैठक कर अपडेट रिपोर्ट ली जाएगी। विशेष इशू है क्योंकि गर्मी के दिन है तो पानी की डिमांड स्वाभाविक रूप से बढ़ती है
तो सबको निर्देशित कर दिया गया है संबंधित अधिकारियों को कि भाई पेयजल की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सतर्क कर दिया गया है सभी डिपार्टमेंट्स को और ये भी कह दिया गया है कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी लापरवाही करता है तो सजा के लिए तैयार है। पौड़ी में जल समस्याओं को दूर करने के लिए बनाई गई पंपिंग योजना लाई गई है। पौड़ी में नानघाट के बाद एक और पंपिंग योजना के माध्यम से जल की आपूर्ति करने की तैयारी की जा रही है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि नानघाट पंपिंग योजना से पौड़ी में जल आपूर्ति पूरी तरह से पर्याप्त नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि पौड़ी में पर्यटन गतिविधियों और अन्य गतिविधियों को देखते हुए यहाँ पर पानी की और अधिक आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए श्रीनगर से एक और लिफ्टिंग योजना के तहत पौड़ी में जलापूर्ति की समस्या के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को उनके द्वारा निर्देशित किया गया है और उन्होंने कहा कि उनके द्वारा अधिकारी को निर्देशित किया गया है वो जल्द ही इस संबंध में डीपीआर तैयार करके उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दरअसल श्रीनगर से एक और पंपिंग योजना के माध्यम से पौड़ी नगर क्षेत्र में जलापूर्ति की जाएगी, जिससे यहाँ हो रही जलापूर्ति की समस्या का पूरी तरह से निस्तारण किया जा सकेगा। पौड़ी नगर के लिए हम लोगों ने पहले जो है नानघाट योजना दी थी, फिर हम लोगों ने जो है खंड से यहाँ पानी लाए थे। आपने देखा होगा कि टीला खंड से यहाँ पानी आया और फिर अभी श्रीनगर से भी लिफ्ट कराया, लेकिन अब चूँकि हमारा पौड़ी जो है मुख्यालय है, यहाँ पे पर्यटन की गतिविधियाँ भी बहुत हो रही हैं, यहाँ लोग भी बहुत आते हैं। अब आज ही मैंने निर्देश दिया है जल निगम के अधिशासी अभियंता को कि श्रीनगर से एक दूसरी नई लिफ्टिंग योजना की यहाँ पे जो है डीपीआर तैयार की जाएगी और मैं कह सकता हूँ कि पौड़ी में भविष्य में पानी की कमी बिल्कुल। उत्तराखंड में वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों का सर्वे शुरू हो गया है, जिनकी जानकारी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने दी। उन्होंने कहा कि नए वक्फ के हिसाब से सर्वे लगातार चल रहे हैं, पुराने रिकॉर्ड्स को एकत्रित किया जा रहा है और वक्फ की संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष ने डराने की राजनीति की थी, उसको मुस्लिम समाज समझता है। जो वक्फ का पैसा था, जिसके ऊपर चंद अमीर राजनीतिक नेताओं का कब्जा करके बैठे थे, अब उनसे लिया जाएगा और गरीब मुसलमानों को दिया जाएगा जिनके पास घर नहीं है। इस एक्ट के तहत जमीनों को भी डेवलप कर वक्फ बोर्ड उन्हें घर देगा, लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। वहीं इन संपत्तियों पर अच्छे विद्यालय, यूनिवर्सिटीज दिखाई देंगी और मुसलमानों के साथ साथ सर्व समाज के भी काम आएंगी। कांग्रेस बताए ना कि सईदुज्जमा जो कांग्रेस के सांसद मुजफ्फरनगर से थे, वो कलियर के अंदर इतनी बड़ी हवेली पे कब्जा करके किस हैसियत से बैठे, क्या कांग्रेस को नहीं बताना चाहिए? तो कांग्रेस तो इस सारे षड्यंत्र के पीछे है और उन्हीं के नेता और उन्हीं की सरकार के शेल्टर में तो वक्फ की लूट हुई है। और कहीं वक्फ को इतनी ताकत दे दी गई कि वक्फ मंदिरों पर अपना आधिपत्य जताने लगा, कहीं हिंदुओं की जमीनों पे अपना आधिपत्य समान जताने लगा। मतलब गरीबों का हक गरीबों को मिल नहीं रहा है और वक्फ जिन दूसरे की संपत्ति अपनी संभाली नहीं जा रही और औरों की संपत्तियों पे नजर और उनसे जिनसे दूसरों की संपत्ति लूटना चाहते हैं, भाई गरीबों को मिल नहीं रहा है तो कहाँ जा रहा है माल? ये कौन वक्फ माफिया है जो बीच में खेल कर रहा है? ये सवाल तो खड़े हैं। अगर जनता जानना चाहती है, हिंदू मुस्लिमों का झगड़े लगाते हो, उधर से मंदिरों पे कहते हो कि ये भी वक्फ के, संसद भी वक्फ की, फला भी वक्फ का, और गरीब मुसलमान को वो पैसा मिल नहीं रहा है, तो कहाँ जा रहा है भाई? ये लूट का माल तो कम से कम जनता को पता चलना चाहिए। देहरादून शहर अब बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। बता दें, ट्रैफिक के रोजाना के झंझट से मुक्ति दिलाने वाली दो बड़ी एलिवेटेड सड़क परियोजनाएं अब रफ्तार पकड़ने जा रही हैं, लेकिन इस तरक्की की राह में करीब 2614 मकानों की कुर्बानी तय मानी जा रही है। दोनों एलिवेटेड सड़कें देहरादून की धमनियों की तरह होंगी, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ट्रैफिक को बिना रुकावट के बहने देंगी। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक सड़क निर्माण नहीं, बल्कि शहर की धड़कनों को गति देने वाला बदलाव है। जहां एक और हजारों परिवार अपने घरों से विस्थापित होंगे, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा शहर आकार लेगा जहां ट्रैफिक के झमेले नहीं होंगे, सफर आसान होगा और समय की बचत भी। अब देखना होगा इस बड़े बदलाव की कीमत पर शहर को मिलने वाला ये भविष्य कितना संतुलित और न्यायसंगत साबित होता है। अभी रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री जी भारत सरकार के माननीय मंत्री जी गडकरी से मिले थे, तो उस पर यह डिस्कशन हुआ था कि इसका कंस्ट्रक्शन का काम जो कॉस्ट है वो भारत सरकार उसमें सपोर्ट करे। तो भारत सरकार इस पर सहमत है इसको करने के लिए। तो ये लैंड एक्विजिशन करके हम लोग ये डीपीआर इसका एनएचएआई को सबमिट कर दे रहे हैं।
तो NHAI इसका कंस्ट्रक्शन का काम करेगी, इस पर डिसीजन हो चुका है भारत सरकार में। तो इसका जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भारत सरकार बियर कर रही है और एजेंसीज की NHAI होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर। देहरादून के मुख्य जिला अस्पताल में आंखों के मरीजों की संख्या लगातार देखने को मिल रही है। अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ संजय ओझा ने बताया कि बढ़ती गर्मी और उसके साथ स्क्रीन टाइम यानी मोबाइल और लैपटॉप की आगे ज़्यादा वक्त बिताने से ड्राई आई की समस्या शहर के भीतर उत्पन्न हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। अस्पताल में बड़ी संख्या में नेत्र रोगी पहुंच रहे हैं। ड्राई आई से बचाव के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ संजय ओझा ने उपाय भी साझा किए। बारहवीं परीक्षा में रुद्रपुर की कृतिका मदान ने देश भर में नाम रोशन किया। कृतिका मदान देश भर में दूसरा और उत्तराखंड में पहला स्थान हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कृतिका की इस शानदार सफलता पर उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जनप्रतिनिधि, रिश्तेदार और स्थानीय लोग कृतिका और उनके परिवार को शुभकामनाएं दे रहे हैं। कृतिका की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उन्हें फोन पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कृतिका को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उनकी मेहनत और लगन की सराहना की। अपनी सफलता का श्रेय कृतिका ने अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। उन्होंने कहा कि नियमित पढ़ाई, निरंतर अभ्यास और परिवार के सहयोग से ही ये सफलता संभव हुई है। कृतिका के माता पिता ने अपनी बेटी की इस कामयाबी पर गर्व जताया और कहा कि उनकी बेटी ने उनकी उम्मीदों को सच कर दिखाया है। कृतिका की इस सफलता ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे उत्तराखंड को गौरवान्वित किया है। कृतिका मदान है और मेरी 99.4% आई है। जैसे कि आपने खुद कहा, मुझे हमारे CM जी ने भी विश किया, जो कि वो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। और इसका श्रेय मैं मेरे स्कूल, आर्मी स्कूल के टीचर्स, हमारे कॉमर्स के टीचर्स, उनको देना चाहती हूँ। स्पेशली मेरे अकाउंट्स की टीचर तनु मैम, इन सब ने मेरा बहुत साथ दिया है, क्योंकि मेरे ख्याल से मैं ट्यूशन्स पढ़ती नहीं थी, तो उनके बिना मैं नहीं कर पाती। टीचर्स के बिना तो ऑब्वियसली कुछ नहीं हो सकता था। फिर ऑब्वियसली भगवान जी थे, मेरे पेरेंट्स, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, कभी प्रेशर नहीं डाला मेरे पे, बट हमेशा वो सपोर्ट था उनका कि तू कर, हम तेरे साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात थी कि बिटिया ने जो मेहनत करी और जो शहर का नाम, अपने परिवार का, खानदान का नाम ऊंचा करा, ये बहुत गर्व की बात है कि बेटियां भी ये कुछ कर सकती हैं। बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, बहुत मतलब हम शब्दों में नहीं बता सकते हम कितने खुश हैं। हमारे बच्चे ने जो करके दिखाया है, सब कोई, हर कोई नहीं कर सकता वो, लेकिन बहुत खुशी की बात है पूरे देश के लिए, पूरे शहर, स्टेट्स, हर उसमें स्कूल के लिए। RN पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा, मतलब बच्चों को उन्होंने, टीचर्स ने पढ़ाया, बहुत अच्छा गाइड करा, हर तरह से सपोर्ट करा। उनके सपोर्ट की वजह से ही बच्चा यहाँ तक पहुँचा है। उत्तराखंड में भूमि अतिक्रमण हटाने की कवायद लगातार जारी है। अधिकतर भूमि वन भूमि पर अतिक्रमण फैले हैं, जिनको हटाने का प्रयास वन विभाग निरंतर कर रहा है। वहीं इस पर वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि सैकड़ों हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। वहीं आगे भी यह कवायद निरंतर जारी रहेगी। वहीं वन मंत्री ने यह भी कहा कि कई जगह वन भूमि अतिक्रमण पर राजनीतिक संरक्षण है, लेकिन उसको भी हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि अब सरकार सभी भूमियों का संज्ञान ले रही है। अब भूमि पर अतिक्रमण करना आसान नहीं होगा। 3 वर्षों में आपने देखा कि सैकड़ों हेक्टेयर जमीन को हमने मुक्त कराने का काम किया, चाहे उसमें कोई धार्मिक अतिक्रमण रहा हो, चाहे उसमें कुछ वासियों के द्वारा कब्जा रहा हो, उनको अतिक्रमण करने, उनको हटाने का काम किया। और ये एक संदेश भी गया कि अब वन भूमि पर अतिक्रमण करना आसान नहीं है, सरकार तत्काल कार्रवाई करेगी और इसलिए इसके बेहतर परिणाम निकले। मतलब वन भूमि में अतिक्रमण की घटनाएं भी कम हो रही हैं और कुछ जगह पर है जहाँ पर कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है। ऐसे राजनीतिक संरक्षण को भी हम लोग डिफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की हरकतें ना हो सके। मसूरी में न्यायालय के आदेश पर 14 परिवारों को बेदखल कर दिया गया। मसूरी के कैमल बैक रोड स्थित दिलाराम एस्टेट में अवैध रूप से रह रहे
14 परिवारों को बेदखल कर दिया गया है। न्यायालय के आदेश पर प्रशासन और पुलिस बल ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। इससे पूर्व पुलिस द्वारा नोटिस चस्पा कर मकान खाली करने के निर्देश दिए गए थे। दरअसल भारी पुलिस बल और प्रशासन द्वारा कब्जे लेकर भवन स्वामी को दे दिया गया। प्रभारी निरीक्षक संतोष कंवर ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर 14 परिवारों को नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद आज पुलिस द्वारा भवन स्वामी को कब्जा दे दिया गया है। न्यायालय के आदेश से जो है पिछले वर्ष जो है इसको खाली कराने के आदेश हुए थे, लेकिन किन्हीं वजहों से जो है उस समय खाली नहीं हो पाया था। पुनः 1 महीने पूर्व जो है यहाँ पर नोटिस चस्पा किए गए थे, इनको समय दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा जो है खाली नहीं कराया गया। ये 14 ऐसे कमरे ऑब्लिक परिवार थे जिनके द्वारा जो है अवैध तरीके से यहाँ पर कई वर्षों से रहा जा रहा था। माननीय न्यायालय के आदेश से जो है आज इनको जो है खाली कराया जा रहा है और जो भी वास्तविक स्वामी हैं उनके सुपुर्द जो है ये हैंडओवर किया जाएगा। सितारगंज में कच्ची शराब के खिलाफ बजरंग दल ने अभियान चलाया और वभनपुरी गांव में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कच्ची शराब बेचने वाले घर पर धावा बोला। घर में मौजूद एक बुजुर्ग और सरदार और 2 महिलाओं ने तलाशी देने से इनकार कर दिया। ग्रामीण महिलाएं और स्थानीय लोगों ने इससे पहले कच्ची शराब खेतों में छुपा दी थी। मौके पर सिडकुल चौकी की पुलिस भी पहुंची और दोनों महिलाओं को पूछताछ के लिए चौकी ले गई। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष अजय भगत ने कहा कि यदि कच्ची शराब बेचना बंद नहीं किया गया तो इसी तरह कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण महिलाओं ने बताया कि शराब के कारण उनके परिवारों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनके घर के लोग सामान बेचकर शराब खरीदते हैं, जिससे परिवारों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। महिलाओं ने नशे के इस कारोबार को बंद करने की मांग की है। मतलब नष्ट कर दिए, जहरीली शराब यहाँ पे लोग बेच रहे हैं। अरे भाई वो तो पुलिस बताएगी, आप परेशान मत होइए, आप परेशान मत होइए, आप उसके लिए परेशान मत होइए, वो उसके लिए प्रशासन बैठा है। तो प्रशासन के लोग भी यहाँ पे आए हैं। आपने अभी देखा है कि सामने हम लोगों ने कच्ची शराबियां पकड़ी हुई है, ठीक है। इतना पाबंदी लगने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, ना जाने लोगों को कहाँ से इतनी हिम्मत मिल जा रही है जो ये कंटिन्यूसली लोग दारू का व्यापार कर रहे हैं। मुझे यही समझ नहीं आया। प्रशासन पूरा लगा हुआ है, हमारे सारे लोग लगे हुए हैं, उसके बाद भी ये लोग दारू बेचने में पीछे हट ही नहीं रहे। दुनिया भर का सब कुछ हम लोगों ने कर लिया, सब कुछ करके देख लिया, उसके बाद भी ये लोग मान नहीं रहे। मजबूरन हम लोग को इस तरीके से आना पड़ रहा है। तो भाई प्रशासन से एक निवेदन मेरा ये है, या तो मुझे लगता है आप लोग ठीक से काम नहीं कर पा रहे हो, यही कहे कि क्योंकि प्रशासन से ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। प्रशासन चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आप सिंपल सा देखिए, एसडीएम साहब को 10 बार मैंने ज्ञापन दिया होगा तो कम होगा। तो भाई क्यों नहीं कार्रवाई हो रही इन चीजों पे? ये 5000 का चालान करके ये करके वो करके छोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ और बड़ा इसमें करना पड़ेगा, तभी ये लोग मानेंगे। चालान नहीं चाहिए, बस यहाँ से यहाँ रहना। बागेश्वर के कबड़ा गांव में तेंदुए का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 3 मई को तेंदुआ गांव में 4 वर्षीय मासूम उठाकर ले गया। बीती रात को तेंदुए ने लावारिस गाय को मार दिया। वन विभाग ने उसी स्थान पर मचान बनाकर तेंदुए पर नजर रखना शुरू कर दिया है। वहीं प्रभागीय वन अधिकारी ने जानकारी दी कि जनपद नैनीताल जिले से तेंदुए को ट्रैकुलाइज करने के लिए दोबारा टीम माड़ा कंबड़ा गांव पहुंच गई है। वन विभाग के 30 कर्मी पूरे क्षेत्र में नियमित गश्त कर रहे हैं। ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं लोगों से अपील की गई है कि परिजन शाम के समय छोटे बच्चों को अकेला ना छोड़ें। दुनिया भर के हर कोने से लोग चारधाम आने के इच्छुक हैं। बता दें कि जो कि यात्रा के लिए पंजीकरण के आंकड़े से समझा जा सकता है। अभी तक चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 28 लाख के पार हो चुका है, जिसको लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चारधाम के लिए 28 लाख के करीब पंजीकरण हो गया है और पिछले 3 दिनों में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के लिए यात्रियों की संख्या बढ़ी है। हरिद्वार, ऋषिकेश और विकासनगर में जो पंजीकरण काउंटर हैं वहां भी काफी भीड़ है। चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं और अब श्रद्धालुओं का स्वागत है। चारधाम यात्रा के सापेक्ष में जो रजिस्ट्रेशन आज तिथि तक हुआ है वो ऑलमोस्ट 28 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और पिछले 3 दिनों में विशेषकर गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के सापेक्ष में जो यात्रियों की संख्या है वो कल काफी अच्छी थी और जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है हमारे ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर में वहाँ पे भी काफी भीड़ है। और आपके माध्यम से मैं इतना बताना चाहूंगा कि चारधाम यात्रा के सापेक्ष राज्य सरकार ने पूरी जो कार्रवाई करनी थी पूरी कर लिया है। सारी अवस्थापनाएं जो विकसित करनी थी कर लिया है। यहाँ पे सेफ है, उनका स्वागत है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।